Okay. So today we will study the National Sports Development Code of India 2011. तो आज थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे. मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, एज फ्रॉड, ई स्पोर्ट्स, ठीक है. तो इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसके थ्रू चले जाते हैं. इस कोड में 2011 में बेसिकली व्हाट Indian government has tried to do, they have clearly mentioned the responsibility of each and every department or ministry under India for sports. कि हर एक डिपार्टमेंट का रोल क्या होगा. जैसे रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का क्या क्या रोल है. टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर रिकग्निशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, टू डिटरमाइन क्वांटम एंड स्केल ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड अदर्स, कि कितने पैसे मिलने चाहिए. व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. किसी भी नेशनल लेवल पे अगर आप किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन को अगर आप एलिजिबल ठहराते हो तो उसकी कंडीशंस क्या होंगे, क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज क्या होंगे, कितना पैसा उनको देना चाहिए. टू ले डाउन कंडीशनैलिटीज व्हिच नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड अदर्स विल हैव टू फुलफिल इफ दे विश टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट. कि अगर आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट से फंड चाहिए, तो यू हैव टू परफॉर्म अप टू अ पर्टिकुलर लेवल. तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन मेडल्स लाएंगे, जिस स्पोर्ट्स को वो कुछ मीडिया में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में उसको पॉपुलर करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स आप नेशनल इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करवाएंगे, तो अब उस फेडरेशन को हम ज़्यादा फंड्स देंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा एथलीट्स हैं. उसके बाद टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अगेंस्ट अग्रीड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो हर एक स्पोर्ट फेडरेशन का कोई ना कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है. चाहे वो BCCI हो, इंडियन हॉकी हो, कुछ भी हो. एवरी फेडरेशन हैज अ ड्यूटी टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कि अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में इंडिया अपने आप को उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कहाँ देखता है, ठीक है. उसके बाद अभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनके क्या रोल है. They are fully responsible and accountable for the overall development, overall management, direction, control, regulation, promotion, development and sponsorship of the discipline for which they are recognized. तो अभी BCCI है तो क्रिकेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में है, बैडमिंटन है, आर्चरी है, शूटिंग है. वो सारे फेडरेशन उस स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में सारा स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, स्कॉलरशिप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. They are expected to discharge these responsibilities in consonance with the principles laid down in the Olympic Charter. तो ये सारे फेडरेशंस, ओलंपिक चार्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेवेंट फैक्टर क्या है कि दैट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस शुड नॉट बी देयर. अगर हम सब जानते हैं, मैंने आपको पूछा भी था कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कि टैलेंट ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. किसी का कोच का बेटा है, किसी के फेडरेशन में कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है, किसी पर्टिकुलर फेडरेशन में कोई पर्टिकुलर पर्सन चेयरमैन है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उन्हीं को ऊपर लाया जाता है. जिनके पास एक्चुअली अगर स्किल है तो अच्छी बात है, बट अगर स्किल नहीं है फिर भी उनको जो टैलेंटेड लोगों को पीछे हटा के आगे बढ़ा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए. ओलंपिक चार्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना चाहिए. साई के बारे में मैंने आपको बोला, इट्स एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. की ये स्कीम बनाते हैं, ये लोग स्कीम बनाते हैं और ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है. Will provide the necessary support to the National Sports Federation for the identification, training, coaching of sports persons, including provisions of infrastructure, equipment or any other assistance, ठीक है. And they will also be responsible to release funds. कि भाई इन्होंने funds allocate किए, किनको, इनको, मिनिस्ट्री ने फेडरेशन को funds allocate किए, लेकिन वो allocation करने के बाद रिलीज करना, के ऊपर हैंड ओवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की. सो दे विल allocate the money, they will release the money and these people will utilize that money for that sports development, ठीक है. ओवरऑल नाउ एज फ्रॉड के बारे में हमको पता है कि कई बार अंडर 19 वर्ल्ड कप्स होते हैं, अंडर 14 वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो कई बार एज फ्रॉड होने की संभावना होती है जहाँ पे नकली डॉक्यूमेंटेशन दिए जाते हैं. आई थिंक इट वाज नीतीश राणा जो कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलता है, तो उसके खिलाफ एलिगेशन हुआ था कि वो उसने अपना एज फ्रॉड किया हुआ है. तो उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया और उस हिसाब से फिर वो उसकी केस क्लियर हो गई. तो नीतीश राणा के साथ और एक कोई लोकल प्लेयर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यस, अगर ऐसी कोई केस हो जाती तो लॉ क्या है उसके ऊपर वो हमें पता होना चाहिए कि किसी प्लेयर ने अपना एज फ्रॉड किया तो क्या होता है.
तो जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, दे इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। तो ये जो एनएसएफ है, हर जैसे बीसीसीआई, इंडियन हॉकी, आर्चरी, बॉक्सिंग, हर एक फेडरेशन एक आईडी कार्ड देगा। उस आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम सब कुछ, जैसे कॉलेज आपको एक आईडी कार्ड देता है, उसके अंदर आपका नाम, पता या एज, तो इसके अंदर एज भी मेंशन किया जाएगा। इसके आईडी कार्ड के लिए आपको क्या क्या सबमिशन करने पड़ते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड स्कूल सर्टिफिकेट। तो अगर आप देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट पे 99.99% आपका बर्थ डेट होता है, ठीक है। उसके बाद दे मेंटेन अ नेशनल रजिस्टर ऑफ द एज अलोंग विद प्रूफ। तो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन दोगे ये सारा रजिस्टर किया जाता है और एक प्रूफ करके सारे आपके डॉक्यूमेंटेशंस ये कलेक्ट करते हैं। रैंडम एज वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स, रैंडमली वो किसी का भी एज चेक कर सकते हैं, किसी को भी बिना नोटिस दिए, विदाउट नोटिस दे विल कम टू यू, डॉक्यूमेंट दिखाओ। मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर डाउट है, कई बार ऐसा होता है कि दिखने में ये तो 25-26 साल का लग रहा है लेकिन होता है 18 साल का, ऐसा हो सकता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, बोन डेंसिटी के हिसाब से चेक किया जाता है कि वो पर्टिकुलर बंदा कितने एज का है, वो बंदी कितनी एज की है। मेडिकल टेस्ट इन्वॉल्व फिजिकल एग्जामिनेशन, डेंटल एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये 3 एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, एज हिसाब से। और किसी किसी का जेनेटिक एडवांटेज होता है, जेनेटिकली कोई टॉल होता है, जेनेटिकली कोई बिल्ट होता है, जेनेटिकली कोई ज़्यादा ब्रॉड होता है, डबल हड्डी होता है, इसीलिए रेडियोलॉजिकल और डेंटल भी करना पड़ता है, ठीक है। आपका जबड़ा ये सब चेक किया जाता है कि आपके दांत कितने साल के हैं, वो भी चेक किया जा सकता है। नोटिफाइज द एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन एडवांस। देखिए किसी भी हॉस्पिटल में ये टेस्ट होते नहीं है, गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या साई या जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन होता है वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल को एम्पैनल्ड करता है, उन्हीं हॉस्पिटल्स में ही आप ये टेस्ट करा सकते हो। आप किसी भी प्राइवेट लैब में चले गए और आपने वहाँ पे कराया तो उसके साथ उनको पैसे खिला के आप गलत सर्टिफिकेशन भी करवा सकते हो, इसलिए एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ेगा। जब क्राइम होती है किसी भी टाइप की, जैसे मर्डर है, ओके, बलात्कार है, तो उसका जब मेडिकल टेस्ट करने के लिए जाना पड़ता है तो सरकारी अस्पताल लिया जाता है। पुणे में सबसे फेमस है ससुर हॉस्पिटल। ससुर हॉस्पिटल में क्योंकि दैट इज एन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जहाँ पे जिसके डॉक्यूमेंटेशन पे कोई क्रॉस चेक नहीं करता है, सब सही माना जाता है क्योंकि वो एम्पैनल्ड है, वहाँ के डॉक्टर्स आर अंडर द ड्यूटी दैट दे हैव टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से स्पोर्ट्स के लिए भी अलग हॉस्पिटल्स होते हैं। इफ एथलीट कंटेस्ट द फाइंडिंग्स, री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। अगर एथलीट को अपील करनी है कि जो फाइंडिंग्स किए गए हैं वो गलत है तो उसके बेसिस पे भी री एग्जामिनेशन किया जाता है। कई बार लड़का है या लड़की है इसके बेसिस पे भी काफ़ी एग्जामिनेशंस होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, ओके। किसी किसी लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, ओके। आपने आई डोंट नो, पिक्चर मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, इट वाज ऑफ दिस हीरोइन तापसी पन्नू, कौन सा? रश्मि, हाँ रश्मि रॉकेट, या करेक्ट, रश्मि रॉकेट नाम का मूवी था। उस मूवी में भी दिखाया गया कि शी इज अ मेल, सब बोल रहे लड़का है क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल लड़की के अंदर एक नॉर्मल लड़की से ज़्यादा थे, ऑलराइट। और शी इज अ चैंपियन एथलीट और उसको उसका करियर खत्म करने की कोशिश की, वो केस जीत जाती है। कब जीतती है? फाइनली व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट। अगर आपने वो मूवी देखा होगा तो एंड में शी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो ये साबित कर दिया कि वो लड़की है। सो ये भी है, लेकिन हम एज फ्रॉड की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ एज फ्रॉड, इफ अगर एज फ्रॉड अगर हो जाता है कि हाँ इस एथलीट ने किया, 2 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, वो खेल नहीं सकेगा 2 साल के लिए फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। और फिर से अगेन इफ द सेकेंड टाइम ऑल्सो ही इज गिविंग अ फ्रॉड सर्टिफिकेट, अ रॉन्ग सर्टिफिकेट फॉर एज, अगली बार 5 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा फॉर 5 years। तो मतलब करियर खत्म। 5 साल मतलब एथलीट के लिए उसका ऑलमोस्ट आधा करियर होता है, स्पेसिफिकली वो एथलेटिक्स में होगा तो उसका करियर ही खत्म हो जाएगा 5 साल। 2 साल तक का होता है अगर पहली बार कोई पर्टिकुलर एथलीट मिलता है जिसने एज फ्रॉड कमिट किया। दिस इज द लॉ विच यू शुड नो कि इतने साल के लिए बैन किया जा सकता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन स्पोर्ट्स, इसके बारे में हमने कायदा जो था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसके ओवर थ्रू करते हैं। नोटिफाई पब्लिश एंड सर्कुलेट एप्रोप्रिएट वेज एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो आपको लोगों में आपको सर्कुलर भेजना पड़ेगा। कोई भी नया मेंबर आपको ज्वाइन होता है आपके स्पोर्ट्स फेडरेशन में तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड सारी अवेयरनेस उसको देना, उसको नोटिस भेजना कि देखिए ऐसा ऐसा कंडक्ट यहाँ पे अलाउड नहीं है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एप्रोप्रिएट पेनल्टीज देना जरूरी है।
अप्रोप्रिएट कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू वर्क, लीजर, हेल्थ एंड हाइजीन देना जरूरी है। आपके वर्किंग कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छे होने चाहिए, कोचेस अच्छे होने चाहिए। Women should be allowed to raise issues of sexual harassment in appropriate forums and it should be affirmatively discussed. Normally क्या होता है, जब कोई लड़की आती है और बोलती है मुझे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो हम उस लड़की को समझा के उस केस को दबा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर मैटर का बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है, एग्रावेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली जब कभी भी किसी कोच के खिलाफ या किसी फेडरेशन के किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल के खिलाफ अगर आप हरासमेंट की केस करते हो, तो नॉर्मली वो दबाने की कोशिश की जाती है। तो वो लड़की क्या करती है, then she goes to the media, सोशल मीडिया पे चली जाएगी, कुछ पोस्ट डाल देगी, यूट्यूब पे डाल देगी, इंस्टा, उससे मैटर पूरा हाथ से बाहर चला जाता है। सो एप्रोप्रिएट फोरम मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल या सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट कमेटी आप अपॉइंट कीजिए, जहां पे वो जाके कंप्लेंट कर सकती है। यस, प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म, डिसिप्लिनरी एक्शन हैज टू बी टेकन इफ फाउंड गिल्टी। और अगर बहुत सीरियस ऑफेंस कमिट हुआ है अलॉन्ग विथ हैरेसमेंट, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए और लोगों के बीच में इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि जो जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो हैरेसमेंट है। ओके, कई बार आपने देखा होगा पुराने मूवीज में स्पेसिफिकली, अगर लड़की नहीं बोल रही है मतलब उसके नाम में ही हाँ है। ऐसे काफी मूवीज हैं, गोविंदा के हैं, अनिल कपूर के हैं, जहाँ पे लड़की नहीं बोल रही है तो भी आप उसके पीछे लगे हो। ओके, तो या वो हीरो नाच नाच के या गाना गा के फाइनली उसकी जान बचा के उसको बचा लेता है, देन शी फॉल्स इन लव विद दैट डे। तो ये मूवीज में ठीक है, रियल लाइफ में फटके खाओगे, रियल लाइफ में पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी। रिसेंटली अभी मैं दूसरे कॉलेज जहाँ पढ़ाने जाता हूँ वैसे ही हुआ, एक लड़की सडनली लड़की के ऊपर आ गया और उसने बोला कि तू मेरे तरफ देखता है, यू लुक एट मी। लड़का डर गया, मैंने देखा होगा भी कभी कभी एक आध बार, तो वो डर गया, उसके आजू बाजू भी फ्रेंड्स थे, तो झगड़ा हो गया। फिर उसका बॉयफ्रेंड आया, उसके बॉयफ्रेंड ने भी 4-5 लड़कों को लेके, सब कॉलेज में हो रहा है, सब भूल दे रहा है उसको कि तू गया काम से, तू खत्म कर दूंगा ये वो। फिर कॉलेज अथॉरिटीज के तक गया, टीचरों के पास गया, फिर वो मैटर कैसे तो भी समझा के वो सब मैटर। फाइनली उस लड़के की दोस्त ने रिकॉर्डिंग करी। क्या करी? रिकॉर्डिंग करी छुप के। ये लड़की कितना एग्रेसिवली उस लड़के को पुश कर रही है, उंगली दिखा रही है, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, एफआईआर लॉन्च कर दूंगी, बेसिकली वो थ्रेट कर रही है उसको। ये रिकॉर्ड करके कॉलेज वालों को दिखाया गया, तब पता चला कि लड़की ही ज्यादा एग्रेसिव हुई है। लड़का तो खड़ा है, अरे भाई क्या क्या करा मैंने, क्या करा मैंने, क्योंकि वो डर गया, ही गॉट स्कैर्ड कि भाई मेरे पे अगर एफआईआर लॉन्च होगी तो मैं तो लंबा अंदर जाऊंगा, है ना। तो जब रिकॉर्डिंग की गई, कॉलेज अथॉरिटीज को दिखाएंगे, तो लड़की को समझाया गया कि यू स्टे इन योर लिमिट्स, अदरवाइज आपके खिलाफ ही उल्टा केस लग जाएगा। अभी इट हैपेंस इन लॉ कॉलेजेस, है ना, सभी को लॉ पता होता है, तो उनको लगता है चलो जब स्टूडेंट होते हैं तभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यार ये किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ये मत करो। थर्ड पार्टी हैरेसमेंट का मतलब ये है कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का ही कोई पर्टिकुलर पर्सन आके हैरेस कर रहा है, जो फेडरेशन में या वो स्पोर्ट्स कमेटी या कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं, तो उसके खिलाफ भी आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए हैंडल करने के लिए, भी बाहर का इंडिविजुअल आता है तो। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन स्पोर्ट्स, तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा झलक दिया था पहले कि जहाँ पे मैंने आई टोल्ड यू दैट लड़कियों की सैलरीज कम है, लड़कियों को स्पॉन्सरशिप्स कम है, लड़कियों की ब्रांड इतनी बड़ी नहीं है, धीरे धीरे उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही है। स्मृति मंदाना फॉर इंडिया क्रिकेट टीम की वो ओपनर है, उसको थोड़े एड्स मिल रहे हैं। उसके अलावा साइना नेहवाल है, उसके अलावा पीवी सिंधु है, उसके अलावा सानिया मिर्जा है। ये थोड़े से फीमेल एथलीट्स हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स के, जिसको हम जानते हैं, मैरी कॉम है जिनको हम जानते हैं, मिथाली राज है। तो लेकिन फिर भी देयर इज अ ग्रॉस इनइक्वालिटी विद रिगार्ड्स टू द पेमेंट के हिसाब से काफी इनइक्वालिटीज है। तो वो क्यों है? इन 2018 BCCI announced new revised contracts for its cricketers, जहाँ पे विराट कोहली who was the at that time the cricket captain हमारे, उनको उनकी जो एनुअल सैलरी जो थी वो 7 करोड़ की थी सैलरी। और मिथाली राज तब की जो वुमेन क्रिकेट कैप्टन वुमेन्स की थी, उसकी सैलरी साल की 50 लाख थी। और ये 2018 का डेटा है, दिस इज नॉट 2008, दिस इज 2018, दिस इज नॉट 20, अभी बहुत ही अभी का रिसेंट, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा होगा। हाँ, 7 करोड़ के 10 करोड़ हो सकते हैं, 50 के 60 लाख हो सकते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल के भाव बढ़ गए ना, 10-1 लाख बढ़ा देते हैं,
तो इतना बड़ा डिफरेंस है, 7 करोड़ और 50 लाख, मतलब इट इज नॉट इवन हाफ, 1/4 भी नहीं है। ओके, मतलब इट इज अराउंड 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम मेंस कैप्टन। ये इतना बड़ा आप देख सकते हैं। अभी एक केस स्टडी बताता हूँ यूएस की वुमेन नेशनल सॉकर टीम, मतलब जो फुटबॉल टीम है लड़कियों की, उन्होंने केस फाइल करी थी कोर्ट में, यूएस की टीम। तो और ये भी लेटेस्ट केस है बाय द वे, 2019 की। प्लेयर्स फ्रॉम द यूएस वुमेन नेशनल टीम फाइल्ड अ सूट एलिजिंग दैट यूएस सॉकर फेडरेशन, मतलब उनका नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, किसके लिए? सॉकर के लिए। वहां पे उन्होंने उनके खिलाफ केस फाइल की, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इट्स फीमेल प्लेयर्स बाय पेइंग देम लेस देन मेल प्लेयर्स ऑन द मेंस नेशनल टीम, सब्जेक्टिंग देम टू अनइक्वल वर्किंग कंडीशंस। तो इन्होंने सूट फाइल कर दी, दिस इज जेंडर डिस्पैरिटी, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो हमें इक्वल पेमेंट चाहिए, इक्वल सैलरीज चाहिए, इन्होंने केस फाइल कर दी। वायलेशन ऑफ द इक्वल पे एक्ट, जो अमेरिका का है, हमारा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कायदा नहीं है, इक्वल पे एक्ट ऐसा कुछ नहीं है। एंड टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1964 वर क्लेम्ड। According to the complaint, female players were paid only $15,000 for trying out and making the World Cup. वर्ल्ड कप टीम में अगर जाओगे तो आपको $15,000 मिलेंगे, while male players were paid $55,000 if they are picked up for the World Cup team, among a host of other facts. इसके अलावा काफी दूसरे perks भी मिलते थे उनको, $55,000 and $15,000, कितना गैप था? It's almost 1/4 of the total payment. Additionally, the men's team received bonuses more than 3 times greater for reaching the World Cup round of 16 in 2014 than the women's team receiving for winning the World Cup in 2015. मतलब women team ने World Cup जीता 2015 में ना? हाँ, 15 में, 2015 में women soccer team of US won the World Cup. Still in 2014 when they finished in the top 16, मतलब 16 के बाद उसके आगे के स्टेज में आउट हो गए, फिर भी उनके पॉइंट्स 3 गुना ज्यादा थे और जस्ट मेकिंग इन द टॉप 16। यहाँ पे वर्ल्ड कप भी जीत गए, फिर भी उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली। The successes of this women's team triumphed that of the men's team, the former having 4 World Cups and 4 Olympic gold medals to their credit among other achievements. तो वुमेन्स यूएस की वुमेन्स सॉकर टीम काफी तगड़ी है, 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं, 4 वर्ल्ड कप्स हैं, तो काफी इनकी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी टीम है वुमेन्स सॉकर के लिए यूएस में। The court in May 2020 found a lack of merit in the plaintiff's argument, due to which the summary judgment was made in favor of the federation. देखिए, इनमें कोर्ट ने जब स्टडी किए सारे फैक्ट्स, तो देखिए आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी सैलरी आपको मिलनी चाहिए, करेक्ट? बट स्पोर्ट्स इज अ बिजनेस, सिंपल सी बात है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके परफॉर्मेंस देख के इतने 4 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद, 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद अगर लोग आपको नहीं देख रहे टेलीविजन पे, स्पॉन्सर्स को आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आके देखो मुझे स्पॉन्सरशिप दो। जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्युटली अ बिजनेस डिसीजन। उनको लगता है कि भाई अगर हम रोनाल्डो या मेसी को स्पॉन्सरशिप देंगे, उससे हमें ज्यादा मार्केट मिलेगा रादर देन सॉकर प्लेयर, क्योंकि मुझे पर्सनली भी नहीं पता कोई वुमेन सॉकर प्लेयर का नाम, क्या आप लोगों को पता है? तो दैट इन इटसेल्फ शोज दैट इतने वर्ल्ड कप्स और इतने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद अगर हम नहीं जाते, तो ये हालत कितनी खराब है। तो कैसे? क्योंकि जितना आप क्राउड पुल करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। ओके, उन्होंने बोला नहीं, the battle has now proceeded and as the team was playing at the Tokyo Olympics an appeal was filed against the 2020 judgment. तो टोक्यो ओलंपिक्स जो चल रही थी अभी, जो 2021 में हुई, जिनको हम 2020 ओलंपिक्स ही कहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 21 में हुई, अपील किया गया इस जजमेंट के खिलाफ। फिर फेडरेशन ने क्या कहा? यूएस के सॉकर फेडरेशन ने क्या कहा? The overall soccer playing ability required to compete at the senior men's national team level is materially influenced by the level of certain physical attributes such as speed, strength required for the job. यहाँ पे वो थोड़ा सा जेंडर बायस्ड बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेंस फुटबॉल या मेंस सॉकर टीम में जो स्पीड, स्ट्रेंथ, फिजिकल एट्रीब्यूट जो लगते हैं,
वो अक्वायर करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई लड़कियों को भी उनके हिसाब से ही उतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको वर्ल्ड कप जीतना है। सो दिस स्टेटमेंट वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड बाय द मीडिया। दिस स्टेटमेंट जो था 2020 के आसपास का था, प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट्स द डिस्क्रिमिनेटरी माइंडसेट स्टिल डोमिनेटिंग द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ क्या मैं? इंडिया की बात नहीं कर रहा। हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, हर इंडस्ट्री में होगा। जिस इंडस्ट्री में अभी फैशन इंडस्ट्री, फैशन, लिपस्टिक, कपड़े, मेकअप, वहां पे अगर कोई लड़का या इवन कोई ट्रांस मेल जाता है, कोई एलजीबीटी कम्युनिटी से जाता है, मुझे भी इक्वल पेमेंट चाहिए, आप दोगे? अगर आप बिजनेस ओनर हो उस मेकअप कंपनी के, लड़कियों को आप किसी एक्ट्रेस को आप स्पॉन्सरशिप दोगे या किसी एक्टर को दोगे व्हेन यूर बिजनेस इज इन लिपस्टिक? एक्ट्रेस। लक्स साबुन पता है ना सबको, लक्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को, मतलब करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, बहुत पुराने जमाने से बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को हमेशा लेते थे लक्स की ऐड करने के लिए। पहली बार उन्होंने शाहरुख खान को लिया, पहली बार उन्होंने शाहरुख खान को लिया। उसके बाद उनको देखा कि नहीं बढ़ रहा है सेल्स, तो उन्होंने दे वेंट बैक टू एक्ट्रेसेस। अब शाहरुख खान बाथ टब में शर्टलेस बैठा है और नहा रहा है, कौन देखना चाहता है शाहरुख खान को बाथ टब में, है ना? हाँ, उसी जगह पे अगर मल्लिका शेरावत बाथ टब में लक्स साबुन लेके, हाँ हम वो ऐड देखने के लिए तैयार है, चलो 2 साबुन भी खरीद लेते हैं, अच्छा मल्लिका शेरावत को थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इंडिया यूएस, इट इज नॉट अबाउट द जेंडर, इट इज अबाउट बिजनेस स्ट्रेटेजी। If you are able to pull in more people, will pay you more. The understanding that male and female athletes put varying physical labor, which acts as a reason to differentiate between the terms of pay, is regressive and patriarchal to say the least. क्योंकि आप बोल रहे हो कि देखिए लड़कियों को कम मेहनत करनी पड़ती है, ये एब्सोल्युटली गलत है। लड़कियों को भी उतना ही, उनके लेवल के लिए, लड़कियों के स्पोर्ट्स में टॉप लेवल पे अगर जाना है तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कंपैरिजन नहीं है। इसलिए सिर्फ कोई कायदा पास करके या सिर्फ आंदोलन करके जरूरत नहीं, एक सोशल चेंज की जरूरत है। अंडरस्टैंड द इक्वल लेबर दैट मेल एंड फीमेल एथलीट्स इन्वेस्ट इन देयर स्पोर्ट एंड देन टू रियलाइज सच फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एंड अकॉर्डिंगली दे शुड बी रिवॉर्डेड। तो एक साइकोलॉजिकल चेंज होना चाहिए, माइंडसेट में चेंज होना चाहिए, जो होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अभी अपील हुई है, अभी तक अपील का कोई डिसीजन नहीं आया है, आ गया तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अभी तक तो अपील ही चल रही को। अभी ड्रग्स, The use of drugs in sports, drug abuse in sports, इसमें सब अलग अलग टाइप के इलीगल स्पोर्ट्स ड्रग्स आ जाएंगे। पृथ्वी शॉ के खिलाफ एक्चुअली हो गया था ये मैटर। He was banned for I think 6 या 8 months के लिए उसको बैन कर दिया गया था पृथ्वी शॉ को, बिकॉज उसका गला बैठ गया था और गला बैठने के बाद उसको सिरप दिया गया, और जो कॉफ सिरप था दैट वाज वन ऑफ द बैंड सब्सटेंसेस। वो कॉफ सिरप अलाउड नहीं, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्रग, उसको ड्रग माना जाता था। और बीसीसीआई की जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के अंदर उस ड्रग का नाम है, इट इज अ प्रोहिबिटेड ड्रग और अ मेडिसिन, कि आपने ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी पृथ्वी शॉ ने उसको लिया, वो डिटेक्ट हुआ और पृथ्वी शॉ को 8 महीने का बैन लग गया। और पृथ्वी शॉ ने कहा कि मुझे नहीं पता चला, मुझे दिया गया और मैंने ले लिया। ठीक है, कई बार एथलीट किसको ब्लेम करता है? डॉक्टर्स को, फिजिशियन को या कोच को, जिस किसी ने भी वो मेडिसिन उसको दी होगी। और फिजिशियन को पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स एथलीट्स हमेशा उनके डॉक्टर्स को ब्लेम कर देते हैं कि उन्होंने मुझे ड्रग दिया था, मुझे नहीं पता। उसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं ड्रग अब्यूज के। डोपिंग इज डिफाइंड बाय द आईओसी एज द यूज ऑफ एनी सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी एंड टेकन विद द सोल इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग इन एन अनफेयर मैनर योर परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन। आपने आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना होगा, जो साइकिलिस्ट था, फ्रांस जीतो, और उसने कुछ 7 जीते, सारे के सारे टाइटल हटा दिए गए। ओलंपिक्स में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे एथलीट्स हर ओलंपिक्स में ड्रग्स के लिए पकड़े जाते हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए। इसलिए कई सारे स्पोर्ट्स, जैसे अभी वेट लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है, उसको निकालने के बारे में सोच रहे हैं ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के ओलंपिक्स में क्यों नहीं? इसका रीजन ये है कि बॉडी बिल्डिंग ये स्पोर्ट ड्रग्स के बिना नहीं हो सकता, जिस लेवल पे आज हम देख रहे हैं स्टेज पे। हाँ, नेचुरल आप कर सकते हैं, उसमें कोई सवाल ही नहीं, बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे सिंपल सा अपना अगर गली का भी अगर जीतना तो भी लोग स्टेरॉइड लेके आते हैं। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोला है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जिससे आपका
परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव होता है तो वो ड्रग अलाउड नहीं है. ओके, एंड्रे रसल 1 साल के लिए बैन किया गया था बिकॉज मैं नियम बताऊंगा आपको. मैक्सिमम 3 चांसेस दिए जाते हैं. जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, उसको वाडा बोलते हैं, वो आपको बुलाता है. दे कॉल यू अप. फर्स्ट टाइम आपने रीजन दे दिया मैं अवेलेबल नहीं हूँ. सेकंड टाइम बुलाया आपने फिर से बोला मैं अवेलेबल नहीं हूँ. थर्ड टाइम बुलाया आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपको 1 साल का बैन लग जाता है. सो एंड्रे रसल वाज बैन फॉर 1 year. The World Anti-Doping Agency WADA was established in 1999 and in 2004 it redefined doping as the occurrence of one or more of the following anti-doping rule violations mentioned in the WADA code. तो इन्होंने कोड बता दिया क्लियर. ये कोड बताया कि ये अगर कोड आपने वायलेट किया तो you have been accused or you have been fined. आपकी केस कर दी जाएगी आपके ऊपर for violation of the doping rules and regulation. अभी is WADA applicable to BCCI? Is BCCI a member of WADA? WADA कोड इंडियन क्रिकेट टीम को एप्लीकेबल है? नहीं है. क्यों? BCCI हाँ BCCI के पास है. हम नहीं है. करेक्ट है. हमारी क्रिकेट टीम वाडा के अंडर नहीं है. क्यों नहीं आती ये क्वेश्चन? BCCI ने क्यों नहीं बोला? Is a private body. सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑटोनोमस बॉडी है. Every federation has the right to. I think so because जो BCCI अपना क्रिकेट है वो ओलंपिक्स पे नहीं है. क्या? इंडियन ओलंपिक्स सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर नहीं है. अब वो वाला क्रिकेट जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है. हाँ, आप ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है वो तो है ही. लेकिन अभी आप देखेंगे तो वुमेन क्रिकेट टीम तो गई. सो ये न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था. धोनी ने नहीं बोला, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने नहीं बोला. उनका ये बोलना है हमारे एथलीट्स का हमारी प्राइवेसी वायलेट होती है. क्योंकि वाडा के ऑफिशियल्स क्या करते हैं पता है? वो आपके घर में घुस जाते हैं. चलो ब्लड दो, यूरिन दो, चलो. मतलब इट्स अ कंप्लीटली सरप्राइज विजिट. सरप्राइज नहीं बोलेंगे, शॉक विजिट. अरे क्या कौन लोग आप लोग? नहीं सर, हम वाडा की तरफ से आए हैं, आपका ब्लड सैंपल लेना है, आपका यूरिन सैंपल लेना है. तो वो बोल रहे हैं हमारी प्राइवेसी वायलेट होती है. एंड ऑब्वियसली जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन यही कि क्रिकेट जो मेन क्रिकेट स्पेसिफिकली वो तो है नहीं ओलंपिक स्पोर्ट. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स इन क्रिकेट इज क्वाइट लेस. लेकिन सोचने वाली बात होती है स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर्स जो कंसिस्टेंटली पूरे दिन 20 और 150 के स्पीड से डाल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? ठीक है. एंटी डोपिंग रूल वायलेशन क्या क्या है? The presence of prohibited substance or it metabolites in an athlete's body bodily specimen. अगर आपके ब्लड सैंपल में या यूरिन सैंपल में अगर ये prohibited substance मिला है, then you have violated the code. Use of prohibited substance or a prohibited method, refusing or evading sample collection. आप भाग गए या आप अवॉइड कर रहे हो, आपने मारपीट की, उनको निकाल दिया, बोले नहीं अलाउड नहीं है, परमिशन लेके आओ. Violation of athlete availability for out of competition testing. क्योंकि जब वो compete नहीं कर रहा होता है नॉर्मली तभी लोग ये साइकिलिंग पे चलते हैं. एक बार कंपटीशन आती है तो क्लीन हो जाते हैं. ठीक है. Including failure to provide required whereabouts information which are declared based on reasonable grounds. कि आप कहाँ पे हो? You are not even disclosing your location. आप वो भी नहीं बता रहे. Tampering और attempting to tamper. कई बार क्या करते हैं वो ब्लड में यूरिन सैंपल में कुछ केमिकल डाल देते हैं. कुछ डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे, नमक डाल देंगे. They'll put something into that so that particular sample do not get detected. उससे उनकी जो पॉसिबिलिटी है या उनके खिलाफ शक बढ़ जाता है. ऐसा टैंपरिंग नहीं करना चाहिए. पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के आपके फ्रिज में स्टेरॉइड्स मिल गए, पीईडीज मिल गई, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स. ट्रैफिकिंग इन प्रोहिबिटेड सब्सटेंस. आप जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुना होगा कि उसको कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ड्रग्स देते थे और ये भी लेता था. वाह मुझे ड्रग्स दिया, मैंने ले लिया. तो रिया चक्रवर्ती का नाम आया था. उसके अलावा व्हाट्स द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों का नाम आया गया उसके अंदर जिसके जो बोलते हैं कि जो इस ड्रग रैकेट में इंक्लूडेड है. अरे भाई आजकल यार 10वीं और 12th स्टैंडर्ड का बच्चा ड्रग्स ले रहे हैं. आप इस कॉलेज में आज बात घूम जाओगे तो एक आध तो मिल जाएंगे ड्रग एडिक्ट्स. वो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए तो आसान है ड्रग्स अवेलेबिलिटी. फिल्म इंडस्ट्री में कितने सारे ऐसे ड्रग पेडलर्स ही हैं जो एक्ट्रेसेस हैं, जो एक्टर्स हैं.
कि हाँ सर मैं आपको ड्रग्स देता हूँ, मुझे रोल दे दो। ओके, आज हमको 5 मिनट का रोल क्या जाता है मेरा। और ये सब चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और अटेम्प्टेड एडमिनिस्ट्रेशन टू अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और प्रोहिबिटेड मेथड टू एनी एथलीट। मतलब अगर विदाउट द इंफॉर्मेशन गिवन टू द एथलीट, अगर कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर, कोई भी उसका जो उसकी फिजिकल वेलबींग के लिए जो देख रहा है, उसने उसको बिना बताए अगर वो एडमिनिस्टर करता है वो ड्रग, तो उसमें एथलीट की गलती नहीं होती है। उसको क्या लगता है, हाँ कोई विटामिन B12 का इंजेक्शन दे रहा है, बाद में पता चला वो तो स्टेरॉइड दे रहा है मुझे। सो उस टाइम द फिजिशियन विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द एथलीट। एथलीट को तो पता ही नहीं, एथलीट को कोई आइडिया नहीं। एथलीट कैसा होता है, हम हमारे डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं हम ले लेते हैं। अभी वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसको स्किन का प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ज्यादा एसिडिक को हाथ लगा लेता है तो उसकी उंगलियां ड्राई हो जाती है, स्किन फटने लगती है। तो उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, वो गया, उसने मेडिसिन लिया और उसका सडनली विदिन 2-3 डेज उसका अच्छा हो गया। मैंने बोला ऐसा कौन सा मैजिक मेडिसिन है भाई, वो क्रीम। तो मैंने वो नाम क्या है, मैंने वो नाम डाला तो इट ऑल्सो इंक्लूड स्टेरॉइड्स, ऐसा लिखा था उसके अंदर। तो मेरा दोस्त डर गया, अभी स्टेरॉइड्स। मैंने बोला ठीक है, एक्सटर्नली आपने अप्लाई किया स्किन के लिए तो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी आदत मत डालो। अब उसकी आदत पड़ गई, क्योंकि जब कभी अभी उसका हाथ है ना ज्यादा रिएक्टिव हो गया है, उसका हाथ ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है एसिडिक, पूरा हाथ ड्राई हो जाता है। उसको मलहम लगाने के बिना जमता ही नहीं, उसको वो लिटरली वो अपने जेब में लेके घूमता है उस क्रीम को। खा भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप जब खा रहे होते तो जलन होती है आपको। नींबू अगर आप जो साइट्रिक एसिड निकलेगा तो आपके हाथ को तकलीफ होती है उससे। ये इसीलिए मैंने बोला हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते नहीं, सालों साल किसी डॉक्टर के पास जब उन्होंने कोई मेडिसिन दे दी हम ले लेते हैं विदाउट एक्चुअली, क्योंकि हमें उसका नॉलेज भी नहीं होता। तो ये एथलीट के साथ भी हो सकता है। प्रोसीजर फॉर और ड्रग टेस्टिंग प्रोसीजर देख लेते हैं। तो जो डीसी होता है, एक डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर होता है, जो ये उसको चैपरॉन भी कहा जाता है, वो एथलीट को नोटिफाई करेगा कि हम लोग आ गए हैं, आप हमें सैंपल्स दीजिए। He will inform athlete about his or her rights, देखिए आपके अधिकारों के बारे में, आपके obligations के बारे में आपको बताएगा, और अब सारा प्रोसीजर भी बताएगा आपको सारा कोड लिटरली बताएगा कि सर उसके अंदर कुछ मिलाना नहीं, आप जो भी है हमारे सारे डायरेक्शंस को कंप्लाई करना है आपको। तो सारा ऑफिसर उसको क्लियरली बताएगा कि आपके अधिकार क्या है और आपके ऑब्लिगेशंस क्या है। Athlete will have to sign a form confirming that they have been notified for doping। तो एक फॉर्म पे वो साइन करना पड़ता है उनको कि हाँ ये लोग आए और इन्होंने मेरा सैंपल लिया, इन्होंने मेरा सारा प्रोसीजर मुझे बताया। वरना एथलीट कई बार क्या बोलता है, मुझे बताया नहीं लोगों ने, पलट जाता है एथलीट कोर्ट में, और इन्होंने बोला ही नहीं था कि ऐसा प्रोसीजर होता है। सारा प्रोसीजर मैंने बताया आपको, अभी आप साइन कीजिए। उसको साइन करना पड़ता है। दैट इज अ प्रूफ in the hands of the DCO that we have given him all the information with regards to the procedure and the code. For a minor or athlete with a disability, a third party may be notified. तो देखिए कोई माइनर है, 18 साल से छोटा कोई बच्चा है, कोई तो या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसका कोई गार्डियन हो सकता है, उसके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको नोटिफाई करना पड़ेगा, उनकी सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, माइनर की सिग्नेचर नहीं लेते। Athlete should report to the doping control station as soon as possible. Exceptions only for training sessions और press conference। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर इवेंट में अटके हुए हैं, तभी आपको एक्सेप्शन दिया जाएगा। अदरवाइज यू विल बी हैव टू बी प्रेजेंट। आपको उनको रिप्लाई देना पड़ेगा, सर मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतने बजे कल या आज मैं आने वाला हूँ। ओके, अभी फ्यूचर जो है वो जीन डोपिंग। अभी आप बोलोगे सर जीन डोपिंग का क्यों फ्यूचर है, क्योंकि ये सारे जो मेथड्स हैं ब्लड टेस्टिंग और यूरिन टेस्टिंग से एक्चुअली एथलीट्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट टू पास दिस टेस्ट विदाउट गेटिंग कॉट। क्योंकि अभी अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, साइकिलिंग करते हैं या कोई मेडिसिन खा लेते तो पूरा वॉश आउट कर लेते हैं बॉडी से ड्रग्स। तो ये सारे मेथड जो पुराने मेथड्स थे, जहाँ पे आप सैंपल कलेक्शन करके पता कर सकते थे कि आपके बॉडी में ड्रग्स है कि नहीं, इसको आज एथलीट्स सक्सेसफुली उल्लू बना सकते हैं। इसलिए जीन डोपिंग की जीन्स चेक किए जाएंगे, आपका डीएनए चेक किया जाएगा कि वेदर एनी स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स वर टेकन और नॉट। तो दैट इज द फ्यूचर, दैट इज जीन डोपिंग। अगर आप यहाँ देखोगे ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको एक जगह पे दे दिया है, जहाँ पे अगर आप देखोगे रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो डोपिंग की जो टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो साइन हो जाएगी विद इन 24 आवर्स।
24 घंटे के अंदर। So I will forward it to the respective federation, जिस किसी BCCI है या हॉकी है, कोई भी फेडरेशन है, उसके हिसाब से 48 आवर्स में दे देंगे। फेडरेशन will communicate it to the concerned athlete। फेडरेशन एथलीट को 28 घंटे के अंदर बताएगा and athlete is given a hearing before the provisional suspension or within 10 days of the provisional suspension। तो hearing होगी आपकी। देखिए अगर आप पॉजिटिव आए तो, नेगेटिव आ गए तो बात ही खत्म की नहीं, फिर कोई हियरिंग की जरूरत नहीं। अगर आप पॉजिटिव टेस्ट होते हो स्टेरॉइड्स के लिए, देन व्हाट हैपेंस इज आपकी हियरिंग होगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, देन यू विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड योरसेल्फ। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 10 दिनों तक का टाइम दिया जाता है। दैट आइदर यू कम योरसेल्फ कि नहीं सर मुझे नहीं पता ये कौन सा ड्रग है, मुझे कैसे मिला, आई डोंट नो, या आपके पास कोई एविडेंस है, विटनेस है कि आपकी फिजिशियन ने दिया, मुझे नहीं पता था, आप अपना डिफेंस अकॉर्डिंगली बना के अपना सस्पेंशन कैंसिल करवा सकते हो, वरना सस्पेंड कर देंगे। लेकिन ड्रग टेस्टिंग से क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला हमारे क्रिकेटर्स ने बोला आपकी प्राइवेसी वायलेट होती है, ये घुस जाते हैं अंदर। प्राइवेसी इश्यूज have proven difficult to resolve. The extent of public interest and the emphasis on team have proven to complicate privacy issues। देखिए एक तरफ हम ड्रग टेस्टिंग भी जरूरी है, अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइवेसी को भी उतना ही वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों को कैसे करोगे? दोनों में से आपको एक को ही चुनना पड़ेगा, वेदर यू वांट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू प्राइवेसी और ड्रग टेस्टिंग। तो मेरे हिसाब से तो ड्रग टेस्टिंग ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्लेयर ड्रग्स इस्तेमाल करके कंपटीशन जीत के मेडल्स मार रहा है तो वो तो बाकी की कंपटीशन के लिए अनफेयर है। कोर्ट्स आर ग्रैपलिंग विद दिस प्रॉब्लम, कोर्ट को बहुत इशू है भाई, बहुत गाइडेंस देते हैं प्लेयर्स को, कोचेस को, स्पॉन्सर्स को। देखिए स्पॉन्सर्स को एक बार पता चल गया आपने ड्रग्स लिए, आपका पूरा स्पॉन्सरशिप खत्म। ये बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स के बारे में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को सारे ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की कंपनियां स्पॉन्सरशिप देती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली बोला होता है कि यू विल नेवर एवर से दैट यू यूज स्टेरॉइड्स। सब दुनिया को पता है स्टेरॉइड लेते हैं। अभी तो यूट्यूब की वजह से तो सब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तो कोई बोलेगा तुम नहीं लेते तो स्पॉन्सरशिप जा सकती है, अभी उल्टा हो गया है। लोगों को उल्लू मत बनाओ, पता चल जाता है कि इतने तो एक 5'11", 5'10" फुट का बंदा 150 किलो का प्योर मसल कैसे हो सकता है नेचुरली? दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो ये जीन डोपिंग हमारा फ्यूचर है, तो एक ब्रेक के बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, जीन डोपिंग व्हिच इज द फ्यूचर।